Good morning, everyone. This is Anilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is SST, and in SST from today we are starting history. So, as you all have seen that before yesterday we have completed both chapters related to civics and in history. Today I will explain you chapter 9. Topic of the chapter is vital villages, thriving towns. वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण विलेजेस थे एंड थ्राइविंग टाउन्स यानी जो संपन्न टाउन्स हुआ करते थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रखर एट द ब्लैक स्मिथ्स शॉप. ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार. प्रखर लोहार की शॉप पर था एंड व्हाट हैपेंड, लेट्स रीड. प्रखर सैट वॉचिंग द स्मिथ्स एट द लोकल शॉप. प्रखर ने क्या किया, बैठ गया, वो देख रहा था. एक जो लोकल स्मिथ की शॉप थी, लोहार की शॉप थी, वहां पर वो बैठ गया. There was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid down. एक स्मॉल बेंच थी जिसके ऊपर आयरन के बने हुए टूल्स थे, औजार थे, एक्सेस, सिकल्स, ये सारे रखे हुए थे. रेडी फॉर सेल, बेचने के लिए बिल्कुल तैयार थे. अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग, एक बहुत चमकीली आग जो थी वो जल रही थी. एंड टू मैन वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इनटू शेप. और दो व्यक्ति क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे मेटल रॉड्स को और उनको बीट कर रहे थे, पीट रहे थे हथौड़े से उनको शेप में लाने के लिए. इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी, बहुत ज़्यादा गर्म था और बहुत ज़्यादा शोर था वहाँ पर. एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच दैट टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग. लेकिन इसके बावजूद भी ये आकर्षित करने वाला था देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हो रहा था. नेक्स्ट टॉपिक इज आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. आयरन से बने हुए औजार मीन्स लोहे से बने हुए औजार और खेती. वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे. आजकल के समय में हम देखते हैं कि जो आयरन का यूज होता है लोहे का, वो हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स. जो स्टील होती है और आयरन होता है उससे बनी हुई चीज़ें हमारी डेली लाइफ जो है उसका पार्ट है. द यूज़ ऑफ आयरन बिगिन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो. सो सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज़ कब स्टार्ट हुआ था, 3000 साल पहले. सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक बरियल्स अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 4. सो एक बड़ा सा कलेक्शन जो था आयरन टूल्स का और वेपन्स का वो मेगालिथिक बरियल्स में मिला था, जिसके बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है. अराउंड 2500 ईयर्स एगो देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स. सो 2500 साल पहले एविडेंस मिले हैं कि किस तरीके से जो आयरन के टूल्स हैं मीन्स लोहे से बने हुए औजार हैं उनके यूज में ग्रोथ हुई है. दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट. इसमें कुल्हाड़ियाँ हैं जिनका यूज़ किया जाता है फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए. एंड द आयरन प्लग शेयर. As we had seen chapter 5, the plug shear was useful for increasing agricultural production. So जैसा कि हमने chapter 5 में पढ़ा था कि आयरन प्लग शेयर के यूज से क्या हुआ था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा था. So here you can see the tools which are given here. These are made of iron tools. Here is a set of captions. Choose the right one for each of the pictures. Sickle, tongs, axe. Prepare a list of at least 5 objects made of iron or steel that you use almost every day. So यहाँ पर काफ़ी सारे आप देख सकते हैं. टोंग्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिकल है एंड एक्स है. आपको क्या करना है, ऐसी ही लिस्ट बनानी है जिसमें आपको 5 ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन एंड मेड ऑफ स्टील रखने हैं जो आप आजकल के समय में यूज़ करते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. दूसरे कौन से स्टेप्स थे, इरीगेशन मीन्स खेती में जिन्होंने प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाया. द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेजेस. सो जो किंग्स और किंगडम्स हुआ करते थे, राजा और राजाओं के जो राज्य थे, आपने जिनके भी बारे में पढ़ा है चैप्टर्स में, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते थे अगर फ्लरिशिंग विलेजेस नहीं होते. फ्लरिशिंग विलेजेस मीन्स जो संपन्न गांव थे. If they were there, then only the kingdoms were made. While new tools and the system of transplantation chapter 5 increased production. जबकि जो नए टूल्स थे और जो सिस्टम था ट्रांसप्लांटेशन का चैप्टर 5 में जिसमें हमने पढ़ा था, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था. इरीगेशन वॉज ऑल्सो यूज्ड. इरीगेशन भी यूज किया जाता था. इरीगेशन वर्क्स दैट वर built during the this time included canals, wells, tanks and artificial lakes. So irrigation work जो था that were built during the time, वो क्या था, उसमें include करता था canals थी, wells थे, tanks थे and artificial
लेक्स थे. If you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ स्टेजेस दिए गई हैं कंस्ट्रक्शन में, इरिगेशन की कंस्ट्रक्शन में वो वर्क जो है वो मेंशन किए गए हैं. फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेसेस. कुछ फ्रेसेस यहाँ दी गई हैं विच यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. यू हैव टू फिल इन द गिवन ब्लैंक्स. लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल. लोगों के द्वारा लेबर प्रोवाइड की जाती थी. फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन. फार्मर्स जो थे वो बेनिफिट में थे बिकॉज जो क्रॉप का प्रोडक्शन था, जो अनाज का उत्पादन था, वो सर्टेन था, निश्चित था. फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस. फार्मर्स को क्या करना होता था, अपना उत्पादन बढ़ाना होता था ताकि वो टैक्सेस को पे कर सकें. किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स. किंग्स क्या करते थे, मनी प्रोवाइड कराते थे और जो प्लान होता था इरिगेशन का वो काम करता था. सो विद द हेल्प ऑफ दीज फ्रेसेस यू हैव टू गिव द फिल द गिवन ब्लैंक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज हु लिव्ड इन द विलेजेस. विलेजेस में कौन रहता था. There were at least three different kinds of people living in most villages in the southern and northern parts of the subcontinent. So जो नॉर्थन और साउथर्न पार्ट था सब कॉन्टिनेंट का, उसमें 3 अलग अलग तरह के लोग रहते थे विलेजेस में. इन द तमिल रीजन, जो तमिल इलाका था, लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलर. सो जो लार्ज लैंड ओनर्स थे जिनके पास बड़े बड़े खेत हुआ करते थे उनको वेलर के नेम से जाना जाता था. ऑर्डिनरी प्लगमैन वर नोन हैज उजावर. सो जो साधारण लोग थे, साधारण जो मीन्स खेत जोता करते थे, उनको उजावर के नेम से जाना जाता था. एंड लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कड़ाई सियार एंड अदिमाई. सो जो लैंडलेस लेबरर्स थे जिनके पास खेती नहीं थे, लेबर के रूप में काम करते थे, उनमें स्लेव्स भी आते थे, वो लोग जाने जाते थे कड़ाई सियार और अदिमाई के नेम से. इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री के नॉर्थन पार्ट में द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्रामा भोजका. सो जो विलेज हेडमैन हुआ करता था विलेज का नॉर्थन पार्ट में कंट्री के, उनको ग्रामा भोजका के नेम से जाना जाता था. यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन. और ज़्यादातर क्या होता था कि अगर कोई हेडमैन बनता था विलेज का तो उसी की फैमिली से जो था वो कई पीढ़ियों तक सेम पोजीशन को हेल्ड करता था. उसी पोजीशन पर मीन्स उनकी फैमिली की ही जनरेशन के लोग उस पोजीशन पर रहा करते थे. इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडेटरी. सो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो जो पोस्ट थी वो वंशानुगत थी, मीन्स आपको वंश के आधार पर मिलती थी. द ग्रामा भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर. ज़्यादातर जो ग्रामा भोजका हुआ करते थे वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे. जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड. और उनके वो क्या करते थे, अपनी लैंड जो उनके खेत हुआ करते थे उन पर खेती कराने के लिए वो वर्कर्स को हायर करते थे और स्लेव्स को हायर किया करते थे. बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल, इसके साथ ही कि वो पावरफुल होते थे, द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज. सो राजा क्या करते थे, उनका इस्तेमाल अक्सर किया करते थे कि वही हेडमैन जो होते थे वो विलेजेस में जाकर टैक्स कलेक्ट करते थे. ही ऑल्सो फंक्शनड एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन. सो जो हेडमैन हुआ करते थे विलेज के, ग्रामा भोज का जो हुआ करते थे वो फंक्शन करते थे जज की तरह और कभी कभी पुलिसमैन की तरह भी. अपार्ट फ्रॉम द ग्रामा भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिज, मोस्ट ऑफ होम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स. सो ग्रामा भोजका के अलावा जो होते थे वो इंडिपेंडेंट फार्मर्स हुआ करते थे, स्वतंत्र जो किसान थे जिनको गृहपतिज के नेम से जाना जाता था. और उनमें से ज़्यादातर जो होते थे वो स्मॉलर लैंड ओनर्स होते थे, मीन्स उनके जो फील्ड्स होते थे, जो खेत होते थे वो ज़्यादा बड़े नहीं होते थे. एंड देन देयर वर मेन एंड वुमेन सच एज द दासा कम्मा करा. इसके अलावा जो लोग होते थे पुरुष और महिलाएं होती थी, उनको दासा बोला जाता था, कम्मा करा भी बोला जाता था. हु डिड नॉट ओन लैंड एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय अदर्स. जिनके खुद के लैंड नहीं होते थे, खेत नहीं होते थे, और उनको अपनी जो लिविंग होती थी वो अर्न करना पड़ती थी बाय वर्किंग ऑन द फील्ड्स ऑफ अदर. दूसरों के खेतों में काम करके वो अर्न करते थे. इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज द ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर. सो कुछ विलेजेस में क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे, ब्लैक स्मिथ लोहार हुआ करते थे, पॉटर कुम्हार, कारपेंटर एंड वीवर. वीवर जो होते हैं वो जुलाहे होते हैं जो कपड़ा बुनते थे. So the next topic is the earliest Tamil compositions. So in this one paragraph we will discuss over the earliest compositions written in Tamil. Some of the earliest works in Tamil known as Sangam literature were composed around 2300 years ago. So कुछ जो अर्लीस्ट तमिल के बारे में हम बात करें, तमिल का जो वर्क है जिसको संगम लिटरेचर के नेम से जाना जाता है वो कंपोज किया गया है 2300 years ago. So
आई वॉज टेलिंग कि जो अर्लीस्ट वर्क था तमिल का उसको संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है. वर्क कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स एगो. और कब कंपोज किया गया था ये? 2300 साल पहले. दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम बिकॉज they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as sangams of poets that were held in the city of Madurai. सो इनको संगम इसलिए बोला जाता था इन टेक्स्ट को बिकॉज ये जो कंपोज किए गए हैं, ऐसा माना जाता है कि ये कंपोज और कंपाइल कब किए गए हैं, मीन्स इनको इकट्ठा असेंबलीज में किया गया है, ऐसी असेंबलीज में जिनको संगम के नेम से जाना जाता है, जहाँ पर बहुत सारे पोएट्स होते हैं. एक सिटी के मदुरई, सिटी ऑफ मदुरई, वहाँ पर इनको कंपोज किया गया और असेंबल किया गया, इसीलिए इनको संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है. द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर. सो जो तमिल टर्म है मेंशन्ड है अबव, वो कहाँ पर पाया जाता है? संगम लिटरेचर में पाया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्चियोलॉजी. सो कैसे सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तिकार होते हैं, आर्चियोलॉजी. सो इन सब के बारे में किस तरीके से पता चला, दैट वी विल डिस्कस इन दिस पैराग्राफ. यू मे हैव हर्ड ऑफ जातकास. आपने जातक स्टोरीज के बारे में पढ़ा होगा जिनको जातकास बोला गया है यहाँ पर. दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स. सो ये संभवतः वो स्टोरीज हैं, जातक स्टोरीज जो हैं, जिनको साधारण लोगों के द्वारा लिखा गया, लेकिन साधारण लोगों के द्वारा कंपोज किया गया, लेकिन इन्हें लिखा गया और संरक्षित किया गया बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा. Here is a part of जातक story which tells us how a poor man gradually became rich. So यहाँ पर एक जातक स्टोरी दी गई है जो हमें बताती है कि किस तरीके से एक गरीब व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे अमीर बन गया. The clever poor man, बुद्धिमान गरीब व्यक्ति. Once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city. एक बार एक शहर में एक गरीब लेकिन चालाक व्यक्ति रहता था. His only resource was a dead rat. He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. So उसका जो एक सोर्स था केवल वो था उसके पास एक मरा हुआ चूहा. उसने क्या किया, उसको बेचना स्टार्ट किया. किसके लिए? फॉर द कॉइन. जो कॉइन्स थी, होटल में गया और वहाँ पर जो कैट हुआ करती थी उनके लिए उसने उसे बेचा. देन वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म. एक दिन क्या हुआ? स्टॉर्म. एक दिन एक तूफान आया. द किंग्स गार्डन वाज लिटर्ड विद ब्रांचेस एंड लीव्स एंड द गार्डनर was at a loss how to clear the mess. So क्या हुआ, जब स्टॉर्म आया तो बहुत सारी जो ब्रांचेस थी, लीव्स थी किंग के गार्डन में, वो सारी टूट कर बिखर गई. और जो गार्डनर था, वो माली जो था, वो लॉस में था कि अब वो उसको कैसे साफ करे. द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स. सो यंग मैन जो था, जो चालाक व्यक्ति था, उसने ऑफर किया गार्डनर को कि मैं केवल गार्डन को तभी साफ कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो पत्तियां हैं, जो लकड़ियां हैं, वो तुम मुझको ही दे दो. द गार्डनर अग्रीड एट वंस. और गार्डनर जो था वो एक बार में ही राजी हो गया कि तुम साफ कर सकते हो और जो भी पत्तियां हैं, जो भी लकड़ियां हैं, वो तुम ही रख सकते हो. द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग with an offer of sweets for every stick and leaf that they could collect. So उसने क्या किया, यंग मैन ने, वो इंटेलिजेंट तो था ही, उसने क्या किया, जो बच्चे सड़क पर खेल रहे थे उनको इकट्ठा किया और उनको ऑफर किया कि तुम लोग जितनी भी पत्तियां और जितनी भी लकड़ियां उठाओगे उनके लिए मैं तुमको स्वीट ऑफर की. मीन्स उसने इन नो टाइम एवरी स्कार्प हैड बीन नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस. और बहुत समय भी नहीं लगा, सारे बच्चों ने मिलकर क्या किया, जितना भी वहाँ पर पड़ा हुआ था, पत्तियाँ और वो सब थी, उनको क्या किया, पाइल्ड कर दिया, मीन्स इकट्ठा कर दिया और एंट्रेंस के पास रख दिया. जस्ट देन द किंग्स पॉटर वॉज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विद विच टू बेक हिज पॉट. सो उसी समय जो था राजा का पॉटर यानी कुम्हार आया. उसको क्या चाहिए था? फ्यूल चाहिए था, ताकि जिस पर वो अपने पॉट्स को बेक कर सके. सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट. और इतने में उसने क्या किया, वो सारा ही ले लिया और जो यंग मैन था जिसने बच्चों से साफ करवाया था उसको उसने उसके लिए पे भी कर दिया. सो द यंग मैन गॉट मनी ऑल्सो. आर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान. और अब हमारे यंग मैन ने एक दूसरा प्लान सोचा. ही कैरीड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट. उसने क्या किया, एक जार लिया, उसे कैरी करता हुआ लेके आया, वाटर से भरा हुआ था, सिटी गेट के पास. एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर्स. और उसने पानी किनको ऑफर किया, 500 ग्रास कटर्स थे, उनको ऑफर किया. दे वर प्लीज्ड एंड सैड. वो बहुत खुश हुई. उन्होंने कहा, यू हैव डन अस अ गुड टर्न, टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू. तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है, अब तुम बताओ हम तुम्हारे लिए इन रिटर्न क्या कर सकते हैं.
ही रिप्लाइड, आई लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प. उसने कहा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा जब मुझे आपकी ज़रूरत चाहिए होगी, मीन्स आपकी हेल्प चाहिए रहेगी. ही देन मेड फ्रेंड्स विद द ट्रेडर. उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की. वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम, उस व्यापारी ने एक दिन उसे बताया, टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेस. कल एक हॉर्स डीलर आ रहा है, उसके पास 500 घोड़े हैं. हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, आर यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर्स. हमारा जो यंग मैन था, जिन ग्रास कटर्स को उसने पानी पिलाया था, उनके पास वापस गया. ही सैड, प्लीज गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच. उसने कहा कि आप मुझे जो ग्रास का बंडल है, हर एक व्यक्ति से कहा 500 ग्रास कटर्स से कि एक एक मुझे बंडल ग्रास का दे दीजिए. एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड. और तब तक अपनी ग्रास मत बेचिएगा जब तक कि मेरी ना बिक जाए. दे अग्रीड. ग्रास कटर्स अग्री हो गए एंड गेव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास. और उसको 500 ग्रास के बंडल्स दे दिए, बिकॉज उसने 500 ग्रास कटर्स को पानी पिलाया था. सो इन रिटर्न उन्होंने उसे 500 बंडल ग्रास के दे दिए. When the horse dealer could not buy grass anywhere else, जब हॉर्स डीलर जो घास है वो कहीं भी नहीं खरीद पाया, he purchased the young man's grass for 1000 coins. और इस तरीके से उसने क्या किया, 1000 कॉइन देकर उस यंग मैन की ग्रास को खरीद लिया. लिस्ट द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन द स्टोरी. आपको क्या करना है, लिस्ट बना सकते हैं जो भी ऑक्यूपेशन, व्यवसाय बताए गए हैं इस स्टोरी में उनकी. फॉर ईच वन ट्राई एंड डिसाइड वेदर दे वुड हैव लिव्ड ओनली A, only in the city, B, only in villages, C, in both city and villages. So आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है कि ये जो अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोग थे, आपको डिसाइड करना है कि वो केवल सिटी में रहते थे, केवल विलेजेस में रहते थे, और सिटी और विलेजेस दोनों में रहते थे, अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन ओनली. वाई डू यू थिंक द हॉर्स डीलर वॉज कमिंग टू द सिटी. आपको क्या लगता था कि जो हॉर्स डीलर है, लगता है आपको कि जो हॉर्स डीलर है वो सिटी क्यों आया था. वो ऑब्वियसली हॉर्स डीलर था, तो वो अपने हॉर्स सेल करने आया था. डू यू थिंक वुमेन कुड हैव टेकन अप द ऑक्यूपेशंस मेंशन्ड इन द स्टोरी. आपको लगता है कि कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन है जो वुमेन भी करती होंगी जो इस स्टोरी में मेंशन किया गया है. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. So it was part 1 for the chapter explanation. Rest of the chapter I'll explain you in the another video. So till that, keep learning and keep watching.